नहीं, अदानी को हथियार देने थे, सीधी सी बात है। डिफेंस बजट है, इतना भैया हमें सेना को देना है, इतना पेंशन को देना है, इतना ट्रेनिंग में देना है, इतना हथियारों के लिए देना है। अदानी को हमने डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ानी है, हथियार उसके होंगे, पैसा हमें वहां ज्यादा डालना है, सारे के सारे इजराइल के हथियार अदानी बनाएगा। इसीलिए अगर हम अदानी के लिए पैसा बना रहे हैं तो फिर जवानों के हाथ से लो, अग्निवीर लागू करो, ये हो रहा है। तो सिस्टम को समझना है। पहले राइफल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पहले एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, ड्रोन एचएएल बनाता था, एयरक्राफ्ट एचएएल बनाता था। राफेल डील में अदानी अनिल अंबानी को दे दिया। अनिल अंबानी ने कभी जहाज नहीं बनाया जिंदगी में, उसको उठा के दे दिया। सारी की सारी राइफल अदानी बना रहा है, सारी के सारे शेल्स कारतूस अदानी बना रहा है, ड्रोन्स अदानी बना रहा है। तो ये हो रहा है, सिंपल सा डिसीजन है, ब्यूरोक्रेट ले रहा है कि भैया अदानी को पैसा देना है, डिफेंस बजट में से अदानी को अगर पैसा देना है, कारतूस के लिए, गन्स के लिए, एम्यूनिशन के लिए पैसा देना है, तो कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा, आपकी जेब से जा रहा है। ये जो 1,50,000 लोग हैं, 1,50,000 लोग हैं जो आपको चोट लगी है, वो अदानी ने मारी है, उस बात को समझिए आप। थैंक यू ब्रदर। इसके बाद पिंकू कुमार, और पिंकू कुमार के बाद जय मौर्य, वो भी आ जाए। पहले पिंकू कुमार गया। और दूसरी बात, मीडिया में आप यह बात कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मीडिया भी अदानी का। वेस्ट इंडिया कंपनी है, पहले ईस्ट इंडिया थी, अब वेस्ट इंडिया हो गई है। नमस्कार जी, बिहार के हो आप? मैं पिंकू कुमार, गया बिहार से, ओबीसी जाति। मैं वही जो भाई लोग बता रहे हैं, 1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं, नहीं जुट पा रहा है गार्जियन से आके। यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में खाना खाया जा रहा है, फिर लात मार के भगाया जा रहा है। फिर वही ट्रेन पकड़ के वहाँ भी टीटी भी घुसा मार रहा है, ट्रेन में जगह भी नहीं मिल रही है, बाथरूम के गेट पे सो के जाते हैं, आते हैं। वंदे वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत हम लोग का नसीब ही का है सब। वही बात बताने आए हैं कि जो बीजेपी बता रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र होता है जो माँ पहनती है, वही बेच देगी कांग्रेस। तो हमने सोचा कि हमारा जो खाया है पैसा, जो 1.5 लाख युवा का जो हम लोग गिरवी रख के पैसा पढ़ाई कर रहे थे, संस्था में दिए, माँ का गहना बेचे और खेत का गिरवी भी धर दिए हैं सर, और उसका भी संस्था में पैसा जो अति भी कर दिए हैं। अभी तक गहना भी नहीं छूट पाया, नहीं अति भी छूट पाया है। तो और हम लोग का वही बीजेपी बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र बेच के माँ का अति कर लेगा। तो हमने क्या कहा कि चलो आप लोग भी तो वही किए जो हम लोग को करना था, अति कर दिए, जो पेंडिंग युवा को अति बेरोजगार बना दिए। और वही हम लोग को गार्जियन बोलते हैं, जो बूढ़ा लोग है वहाँ गांव घर का, जो बोले कि गांधी युग में अच्छा शिक्षित लोग आ रहे हैं, उन लोग से जाकर मिलो। तो अभिलाष भैया हम लोग के साथ यूट्यूब द्वारा हम लोग को सहारा मिला, फिर कर्नल रोहित चौधरी सर हम लोग को फिर इतना अधिक पहुँचाए हम लोगों के यहाँ तक। और देखते हैं हम लोग आज अभी तक जगाए हुए हैं कि राहुल सर अब हम लोग को कुछ करे। हम लोग बहुत दर दर की ठोकरें गांव घर से, हम लोग को शादी भी हुआ, माँ का भी गहना नहीं बचा पाए, और हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है। तो जॉब पा लिया तो
न माँ का गहना बचा, न पत्नी को हम अब मंगलसूत्र पहना पाए हैं। वही हमारा, वही अब गांव से निकलते हैं तो बोलता है कि ये कौन जा रहा है, ये तो नकली फौजी है घर से का। वही सब ताने मारते हैं हम लोगों को जो, और पड़ोस तो खुश है कि हाँ चलो ये नकली फौजी यहीं, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब शादी भी नहीं हो रही है। जो लाते थे कि चलो ये लड़का फौजी बन गया, अब वो भी नहीं ला रहा है कि अब तो ये नहीं बेरोजगार हुआ है, अब वो भी नहीं आ रहा है कि हाँ ये लड़का का शादी होगा कि नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया है। ये जो आपसे यही है कि हमारा ये भर्ती पूरा करवा दें आप लोग से, यही नहीं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। आखिरी बात, ये जो बोल रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं हमारी महालक्ष्मी योजना है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी है? सुनी है। पहली बार दुनिया की कोई भी सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रही है, और 10-15 हजार रुपए नहीं, 10-15 हजार रुपए नहीं, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान की सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। तो मोदी जी को थोड़ी घबराहट है, इसलिए ये उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं सर। तो हम मगर पूरी मदद करेंगे भैया, हम पूरी सोच कोशिश रहे होगी। कि हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मिशन आपका कर देंगे। अब जैम हो रहे हैं। आपकी शादी में हो सर, जाएगी। अभी तक चप्पल टूटल पहन के घूम रहे हैं इधर उधर सर। शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। मैं आऊंगा आपकी शादी में, पक्का। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम जय मौर्य है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। तो जो विश्वविद्यालय में एक राजनीति का जो माहौल रहा है, तो उस पर मेरा प्रश्न है कि हमारे देश की जो आबादी है, लगभग 50% जो आबादी है वो 30 साल से कम युवाओं की है। और जो राजनीति की जो युवाओं की राजनीति में जो पहली सीढ़ी है, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को माना जाता है। परंतु ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों को बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा और क्या चीज़ें रहेंगी? नहीं, मेरी व्यू है कि विश्वविद्यालय में इलेक्शंस होने चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। और मेरी थिंकिंग है कि ये जो विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति बंद की है, ये इसीलिए की है कि 90% जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, ये राजनीति में मतलब एग्रेसिवली ना आ पाए। तो ये तो हम इसको खत्म कर देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो सक्रिय राजनीति है उसमें जो जातिगत आधार माना जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी, तो राजनीति में इसको कैसे शुरू किया जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको राजनीति में उतनी जगह दी जाए? इसमें देखिए एंड में क्या होता है, एंड में जो जिसकी पकड़ होती है, अब अगर वो ओबीसी है उसकी पकड़ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी पकड़ होती है उन लोगों को, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, जनरल कास्ट का हो, जिसकी पकड़ हो, जिसकी जमीन से पकड़ हो, उसको प्रमोट करना चाहिए पार्टी में। इस बार अगर आप देखें हमारी टिकट्स में हमने बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हमने दिए हैं, आदिवासी लोग दिए हैं, दलित तो देते ही हैं। तो तुम्हारी कोशिश है, बट मुझे लगता है कि नई जेनरेशन के लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, और हम आप लोगों के लिए जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम रुके हुए हैं कि आप जैसे लोग आएं और हम आपको कांग्रेस पार्टी में प्रमोट करें। थैंक यू ब्रदर। मैं बोलूंगा नमन प्रयागराज, और साथ में ऋतु भी इधर आ जाए तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी। नमन, उसके बाद ऋतु हरियाणा। ठीक है, बिल्कुल।
रितु। नमस्कार। पहले आप। मैं नमन इलाहाबाद का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको भर्ती स्कैम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो सर, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वह किसी न किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है उत्तर प्रदेश में आकर के इलाहाबाद, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको रोजगार फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और हर एक युवा उत्तर प्रदेश में एक नौकरी की आस से आता है, परंतु जो भी छात्र युवा वहां आकर के नौकरी की तैयारी करता है उसको किसी न किसी भर्ती के नाम पे छला जाता है। छलावा इस प्रकार होता है कि पहले भर्ती के नाम पे आवेदन निकाले जाते हैं और आवेदन के नाम पे छात्राओं से फीस ले लिया जाता है, और आखिरी में जब चरण आता है परीक्षा देने का, तो परीक्षा देने के बाद छात्रों को बताया जाता है कि पर्चा लीक हो गया। इस तरह से एक छात्रों का एक शोषण किया जाता है। इस तरह क्या आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक का और भर्तियों में धांधली का जो मामला उजागर होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, तो क्या यह बंद हो पाएगा कि नहीं? हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एक नया कानून लाएंगे। पेपर लीक में हम 2 चीजें कर रहे हैं। एक नया कानून लाएंगे, सख्त कानून होगा, जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ जबरदस्त हम कार्रवाई कराएंगे। और दूसरी बात, ये नया फैशन बना है कि प्राइवेट कंपनियां एग्जाम दे रही हैं, तो हम ये बंद कर देंगे और पब्लिक जो एग्जाम्स हैं ये सिर्फ सरकारी देता है। तो ये 2 हमारे आइडियाज हैं इस पे। अगर आपके कोई सुझाव हैं हम उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। रितु। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मैं आम किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि महिलाओं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर योग्य नहीं समझा जाता कि वो आर्मी में जाकर अपना योगदान दें, और मेरा सपना है कि मैं कमांडो फील्ड में जाके एक कमांडो बनूं। और जहाँ तक बात की जाए अग्निवीर महिलाओं की, वह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर कर भी वापस उसी मानसिकता में उनको लौट कर आना होता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अग्निवीर महिलाओं के लिए और महिलाओं की भर्ती को लेकर सेना में आपकी क्या योजनाएं हैं, अगर आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में आती है? नहीं, देखिए, अग्निवीर को तो हम हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम खत्म कर रहे हैं। तो अग्निवीर को तो स्क्रैप करा जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी। जो पहला सिस्टम था, जो परमानेंट सिस्टम था, पेंशन वाला सिस्टम था, उसको हम फिर से लागू करेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए, ये अंत में ये डिसीजन सेना का होता है, मगर मेरी पर्सनल राय है कि महिलाओं को भी सेना में एक्सेस मिलनी चाहिए और जगह मिलनी चाहिए। बट अंत में ये डिसीजन ये सेना का डिसीजन है, और ये सेना को डिसाइड करना चाहिए कि कहां, किस प्रकार से और कितनी महिलाओं को वो यूज कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेना में, वायुसेना में, नेवी में जगह। सर, लेकिन अगर देखा जाए कमांडो की भर्ती में सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो कमांडो के लिए अप्लाई करके आगे बढ़ी हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी को पहले ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये मानसिकता ऑलरेडी है समाज के अंदर कि वो शारीरिक तौर पर सशक्त नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? आप आगे क्या करेंगे ताकि महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी गेट खुल जाए? नहीं, देखिए, आजकल मॉडर्न वेपनरी के साथ शारीरिक मतलब इतना डिफरेंस, इतना असर नहीं पड़ता है। मॉडर्न वेपनरी के साथ जो काम, मतलब अगर आपने राइफल मारी, मैंने राइफल मारी, मतलब मरेगा तो दोनों से मरेगा, ये तो बात नहीं है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, कमांडो बन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो हम एवेन्यूज बनाएंगे और हम सेना से, पैरामिलिट्री से बात करके कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आर्मी में और स्पेशल फोर्सेस में जा पाए। धन्यवाद सर। मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, थोड़ी सेंसिटिविटीज होती हैं,
बट वो आर्मी के नॉलेज में है, तो वो उनका थोड़ा डिसीजन होता है, मगर हम जरूर उनको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जगह दें। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद फराज हुसैन और अभिषेक अमीरपुर आ जाएं। पहले